जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं CS चौधरी, आप देख रहे हैं संस्कृत सानिध्यम मेरे साथ 30 का तड़का में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनुवाद प्रकरण के का दूसरा पार्ट, यानी द्वितीय विभक्ति से संबंधित अनुवाद का पहला वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 15 तक प्रश्नों का समाधान किया था। आगे के 15 प्रश्न यानी 16 से 30 आपको द्वितीय विभक्ति के भाग 2 में देखने को मिलेंगे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का। पहला जो वीडियो था अनुवाद से रिलेटेड, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न, मुनि शिलापट्ट पर सोता है। मुनि शिलापट्ट पर सोता है, आपको इसका अनुवाद करना है, संस्कृत अनुवाद करना है। सभी प्रश्नों में क्या करना है? संस्कृत अनुवाद करना है। तो बताइए, मुनि शिलापट्टे शेते, मुनि शिलापट्टम शेते, मुनि शिलापट्टम अधिशेते और अ और ब दोनों कमेंट करके अपना आंसर दीजिए कि इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद जो है वो वास्तव में क्या होगा। बताइए जल्दी से। मुनि शिलापट्ट पर सोता है, आंसर दो। अब शद मुनि सभी में है। अब यहां पर सोने के लिए हमारे पास धातु होती है मित्रों सिंग, ठीक है। और सिंग धातु का जो रूप बनता है वो बनता है शेते। जब आप शेते क्रिया करेंगे तो उस समय यहां शिलापट्ट जो है, ये शिलापट्ट क्या है मित्रों? आधार है। और आधार होने के कारण इसको क्या कहेंगे? अधिकरण कहेंगे। अधिकरण कहेंगे। और अधिकरण कहेंगे तो विभक्ति कौन सी होगी मित्रों? इसमें विभक्ति हो जाएगी सप्तमी। कब? जब हम शेते क्रिया का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस शेते क्रिया के साथ साथ हमारे पास में एक क्रिया और होती है जिसको हम कहेंगे अधिशेते। क्या कहेंगे? अधिशेते। आपने सूत्र पढ़ा था, पहले बता चुका हूं, अधिशिंग स्थासाम कर्म। और इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर ये जो आधार होगा ये अधिकरण नहीं होगा, इसकी कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा होगी तो मित्रों यहां विभक्ति जो होगी वो कौन सी होगी? द्वितीय होगी। तो अब दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर शेते पद आया है तो आधार में सप्तमी होनी चाहिए, और अधिशेते आया है तो आधार में द्वितीय होनी चाहिए। यानी संपूर्ण ध्यान आपको यहीं रखना है। शेते यानी आधार में सप्तमी, और अधिशेते अर्थात आधार में द्वितीय। मुनि सभी में है। शिलापट्टे शेते, अब देखिए शेते क्रियापद आ गया तो इसका मतलब आधार में कौन सी होनी चाहिए थी? सप्तमी होनी चाहिए थी, और यहां सप्तमी का प्रयोग है। इसका मतलब ये वाक्य सही है। शेते आया है लेकिन शिलापट्टम आ गया तो यहां तो कौन सी है? द्वितीय है, और द्वितीय है तो ये वाक्य तो गलत है, क्योंकि शेते के साथ में तो विभक्ति कौन सी आएगी? सप्तमी ही आएगी। शेते के साथ में सप्तमी आएगी, ये वाक्य गलत हो गया। अब यहां देखिए अधिशेते क्रिया आ गई, तो अधिशेते के साथ में हम पढ़ चुके हैं विभक्ति कौन सी आनी चाहिए? द्वितीय। और बिल्कुल शिलापट्टम जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी है? द्वितीय बनी हुई है। तो मित्रों दोनों सूत्रों का प्रयोग हो गया यहां पर। दोनों सूत्र कौन कौन से? 2 सूत्र यहां पर प्रयुक्त हुए। एक तो हो गया कौन सा? आधारोधिकरणम, अधिकरण संज्ञा हो गई। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया बेटा अधिशिंग स्थासाम कर्म। दोनों सूत्रों का प्रयोग हो गया। इसका मतलब आंसर हो गया आपका अ और ब नहीं है, ये स है। इसको ठीक कर लेना, अ और ब नहीं, अ और स दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? ए और स दोनों। आपसे पूछा गया था इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद। तो ऐसी गलती मत कर देना, वहीं से आगे नहीं बढ़ रहा है। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि चारों ऑप्शन पर जरूर विचार कर लेना। ये जो ऑप्शन है मित्रों यहां पर, ये ऑप्शन आपका ब नहीं है, स है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है मित्रों, गुरुकुल, शिष्य गुरुकुल में रहता है। शिष्य गुरुकुल में रहता है, अनुवाद करो। बताइए, शिष्य गुरुकुलम अधिवसति, शिष्य गुरुकुले वसति, शिष्य गुरुकुले अधिवसति। बिल्कुल पहले वाले जैसा वाक्य है, तो आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि रहता है क्या है? क्रिया है। रहता है पद क्या है भैया? क्रिया है। अब रहने के लिए हमारे पास 2 धातु होती है, मूल कौन सी? वस। अगर इस वस धातु का वसती रूप दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, वसती रूप दिया हुआ है। तो जो गुरुकुल पद है, गुरुकुल पद क्या है, गुरुकुल पद तो आधार है, और आधार है तो इस आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, और अधिकरण संज्ञा होगी तो मित्रों यहां पर जो विभक्ति का प्रयोग होगा वो होगा कौन सी का, सप्तमी का। जब क्रिया क्या रहेगी, जब क्रिया रहेगी वसती, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर वस धातु से पहले जो क्रिया बनी हुई है वो वसती नहीं होती है, और वो वसती क्रिया हो जाती है अधिवसती, आदि उपान वध्यांग वस है, सूत्र याद रखना, उपान वध्यांग वस है। उस समय ये जो आधार है वो आधार अधिकरण नहीं रहेगा, इसकी कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होगी तो मित्रों यहां पर जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी, द्वितीय होगी। अधिवसती आ रहा है तो आधार में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय रहेगी, वसती आ रहा है तो अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी रहेगी। शिष्य सभी में है। अब आप देखिए अधिवसती आ गया, अधिवसती आया तो फिर विभक्ति कौन सी होनी चाहिए थी आधार में, द्वितीय। क्या द्वितीय है, बिल्कुल द्वितीय है। कौन सी है, द्वितीय है, ठीक है। अब आपको देखिए अधिवसती यहां भी आया हुआ है लेकिन यहां तो सप्तमी दे रखी है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत है। पर हमारे पास एक विकल्प और था, अ और ब दोनों, तो इस ब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो ब ऑप्शन में आप देखिए मित्रों यहां वसती क्रिया आई हुई है, वसती क्रिया के साथ में सप्तमी होनी चाहिए, और गुरुकुले शब्द में कौन सी दे रखी है, सप्तमी दे रखी है। इसका मतलब ये वाक्य सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया मित्रों अ और ब दोनों, ए और ब दोनों ही वाक्य जो हैं वो बिल्कुल सही है। नास्तिक को धिक्कार है, बहुत सरल वाक्य, जल्दी से बना दो, आंसर दे दो जल्दी से। नास्तिक को धिक्कार है, धिक नास्तिकम, धिक नास्तिकेन, धिक नास्तिकाय और धिक नास्तिकस्य। बताइए कौन सा रूप जो है वो सही है, जल्दी से बता दीजिए। नास्तिक को धिक्कार है, धिक्कार को क्या कहते हैं, धिक। और मित्रों धिक अव्यय होता है, धिक क्या होता है, अव्यय होता है। और इस धिक अव्यय के योग में जिसको धिक्कार किया जा रहा है कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। और द्वितीय होती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा धिक नास्तिकम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, धिक नास्तिकम, नास्तिक को धिक्कार है। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं, बताइए क्या होगा। त्वया मया च अंतरा हरि, तुभ्यम मय्यम च अंतरा हरि, त्वाम माम च अंतरा हरि, और त्वयि मयि च अंतरा हरि। यानी ये शब्द जो हैं ये तो बिल्कुल चारों में समान हैं। आपको बताना है विभक्ति का प्रयोग कि कौन सी विभक्ति होती है। अब आपको जब पता है कि बीच में शब्द जो होता है इसके लिए हमारे पास होता है अंतरा पद। कौन सा होता है, अंतरा। कौन है, हरि हैं। पर अंतरा के साथ में विभक्ति कौन सी होती है, वही आपका आंसर होगा जिसने ये पहचान लिया कि अंतरा के साथ में कौन सी विभक्ति होती है। तो सूत्र याद करो मित्रों, और सूत्र था अंतरांतरेण युक्तेच। यानी अंतरा और अंतरेण के साथ में जो विभक्ति प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है, द्वितीय होती है। अंतरा और अंतरेण के साथ विभक्ति द्वितीय होती है। तो देखो मया और त्वया तृतीया है, तुभ्यम मय्यम चतुर्थी है, त्वयि मयि सप्तमी है, तीनों नहीं हो सकते, तृतीया चतुर्थी और सप्तमी। आपका आंसर होगा से, क्योंकि यहां पर विभक्ति दे रखी है कौन सी, द्वितीय। वाक्य क्या बन जाएगा, त्वाम माम च अंतरा हरि। तो यह संधि हो रखी है, त्वाम माम च अंतरा हरि। 20वां प्रश्न, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। गुरु अंतरेण ज्ञानम नास्ति, गुरुणा अंतरेण ज्ञानम नास्ति, गुरुम अंतरेण ज्ञानम नास्ति, या गुरु अंतरेण ज्ञानम नास्ति। बताइए कौन सा विकल्प जो है वो ठीक होगा। याद है क्या, पृथक विना नाना विस्तृत्यांतरश्याम, सूत्र याद है, पृथक विना नाना विस्तृत्यांतरश्याम।
सूत्र ये रहा। तो बताइए कौन सा वाक्य होगा? गुरोः अंतरेण ज्ञानम नास्ति, गुरुणा अंतरेण ज्ञानम नास्ति, गुरुम अंतरेण ज्ञानम नास्ति, या गुरोः अंतरेण ज्ञानम नास्ति? बताइए कौन सा वाक्य सही है। और यहां आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अनुवाद जो है वो सही नहीं है, यानी यहां आपको बताना है सही अनुवाद कौन सा नहीं है। अर्थात 3 अनुवाद जो है वो सही हैं और एक अनुवाद जो है वो बिल्कुल गलत है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो ये सूत्र कहता है कि अगर पृथक शब्द आए, कौन सा शब्द आ जाए? पृथक शब्द आ जाए, विना आ जाए, या फिर नाना, ये तीनों अव्यय पद हैं और इन तीनों के साथ में द्वितीया भी होती है, तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। तीनों विभक्तियां होंगी, तृतीया होगी, द्वितीया होगी और पंचमी होगी, यानी ये तीनों वाक्य जो है वो तो सही है। आपसे पूछा गया है कौन सा अनुवाद सही नहीं है, तो मित्रों अ आपका आंसर हो जाएगा। यहां अ ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहां जो गुरु पद है इसमें कौन सी विभक्ति दे रखी है? इस गुरु पद में विभक्ति आ रही है प्रथमा, जबकि इस पृथक और बिना और नाना इनके साथ में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए 21वां, वेद निंदक के लिए खेद है। वेद निंदक के लिए खेद है, संस्कृत अनुवाद बताइए। हा वेद निंदकेन, हा वेद निंदकम, हा वेद निंदकाय, हा वेद निंदकात। बताइए, सूत्र याद करो और आंसर दो जल्दी से। 21वें में अ ब स द, कौन सा आंसर सही है? अ ब स द, कौन सा आंसर जो है वो सही है? याद करो, अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि, कौन सी होगी? अरे इन सभी के योग में कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हा वेद निंदकम। सूत्र क्या था? वार्तिक था बेटा। अवितय, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, योगे, अपि, द्वितीय। ये देखिए, तो अवितय, परितय, समया, निक्सा, हा और प्रति, इन सभी के योग में अवितय हो गया, परितय हो गया, समया हो गया, निक्सा हो गया, हा और प्रति, इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इन सभी के योग में द्वितीय। सूत्र याद नहीं हो तो कम से कम नियम याद कर लेना। गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज है। बताइए, गंगा और यमुना के बीच में प्रयागराज है। अभी इस तरीके का वाक्य आया था आपके लिए, तो बता दीजिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। गंगाम यमुनाम चांत्रा प्रयागराज है, गंगाया यमुनाया चांत्रा प्रयागराज है, गंगायाम यमुनायाम चांत्रा प्रयागराज है, या फिर अ और ब दोनों। जिसको याद है अंतरा अंतरेण युक्तेच है वो डेफिनेट बता देगा। अपना आंसर कमेंट करो कि अ ब स द 22 नंबर डाल करके प्रयागराज सभी में है। अब कहां है? बीच में। तो बीच के लिए हमारे पास कौन सा होता है? अंतरा पद होता है। किसके बीच में है? गंगा और यमुना के बीच में। और हम पढ़ चुके हैं अंतरा अंतरेण युक्ते च, और ये सूत्र क्या करता है? ये सूत्र करता है मित्रों द्वितीय विभक्ति। अंतरा और अंतरेण के साथ द्वितीय होगी तो किसके बीच में है? गंगा के बीच में है, तो आप कह सकते हैं गंगाम, और यमुना के बीच में है यमुनाम च। गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागराज, तो ऑप्शन कहां है? ये रहा, गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागराज। ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। 23वां, याचक राजा से वस्त्र मांगता है। याचक यानी भिखारी राजा से वस्त्र मांगता है। याचक राज्ञाम वस्त्रम याचते, याचक राज्ञा वस्त्रम याचते, याचक राजानम वस्त्रम याचते, और याचक राज्ञ वस्त्रम याचते। बताइए कौन सा वाक्य जो है वो इसमें से सही है? अपना आंसर दीजिए कमेंट करके। 23वें क्वेश्चन में अ ब स और द के रूप में मांगने के लिए याच धातु होती है। आपके सामने याचते पद आया हुआ है, ठीक है। क्या मांग रहा है? वस्त्र मांग रहा है। वस्त्र के लिए
जो इस ईप्सितम वस्तु होती है उसमें द्वितीया होती है। मांगने वाला कौन है? याचक है, तो याचक ही रहेगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण है, किससे मांग रहा है? याचक। तो अब आप कारक पर जाते हो या सूत्र याद है आपको? अगर आपको सूत्र याद है तो बोलो मेरे साथ, अकथितम च। और अकथितम च जो सूत्र है ये प्रयुक्त होता है मित्रों द्विकर्मक धातुओं के साथ में। कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? 16। और इन 16 द्विकर्मक धातुओं के साथ में मित्रों जो अकथित कर्म है, कैसा अकथित कर्म है, अकथित को ही आप क्या कहेंगे? गौण कर्म है। और गौण को ही आप क्या कहेंगे? अप्रधान कर्म। और इन सभी में जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी? द्वितीया। ईप्सित तम में तो द्वितीया होगी ही होगी, लेकिन मित्रों अकथितम च सूत्र से जो गौण कर्म होगा, अप्रधान कर्म होगा या अकथित कर्म कहेंगे, एक ही बात है, तीनों एक ही हैं, उसमें भी द्वितीया होगी। तो राजानम का मूल शब्द जो होता है वो राजन होता है। और इस राजा शब्द का यानी राजन शब्द का द्वितीय विभक्ति का रूप जब बनाओगे तो बनेगा राजानम। काय याचक राजानम वस्त्रम याचते। आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? स हो जाएगा। आपका आंसर स हो जाएगा, क्योंकि ये द्विकर्मक धातु होने के कारण यहां कौन सी हुई है? द्वितीया हुई है। और सूत्र कौन सा है मित्रों? सूत्र है भैया अकथितम च। 24वां प्रश्न, माता चावलों से भात पकाती है। माता चावलों से भात पकाती है, तो बताइए ऑप्शन 24 में अब सद कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? मात्रा तंडुलान ओदनम पस्ती, माता तंडुलेभ्य ओदनम पस्ती, मातु तंडुलेभ्य ओदनम पस्ती या मात्रा तंडुलई ओदनम पचती। तो इसमें देखिए बाकी जो शब्द हैं तीनों वो तो सब में एक समान है। जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? ये वाला पार्ट है। तो आप बताओ भैया इस वाले पार्ट में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? अरे पकाने के लिए धातु कौन सी होती है? पकाने के लिए धातु होती है मित्रों पच। और ये पच भी कैसी धातु है? पच भी द्विकर्मक धातु है। कैसी? द्विकर्मक धातु है। इसका मतलब यहां भी कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा? यहां होगा अकथितम च, जो मैंने अभी अभी बताया था। और अकथितम च होने के कारण मित्रों जो गौण कर्म है, चावल कैसा कर्म हो गया? इसको आप गौण कर्म भी कह सकते हो, आप इसको अप्रधान कर्म भी कह सकते हो, और आप इसको अकथित कर्म भी कह सकते हो। इस अकथित कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? इस अकथित कर्म में विभक्ति होगी द्वितीया। पकाने वाली कौन? माता। तो देखिए दो यहां पर माता तंडुलान ओदनम पचती, इसको ठीक कर लेना, ये माता है। माता तंडुलान ओदनम पचती। क्यों? पकाने वाली कौन? माता हो गई। अब किससे पका रही है? चावलों से। तो चावल के लिए तंडुल शब्द होता है, तंडुल शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। तो राम का रामान बनता है पुल्लिंग में, तंडुल का तंडुलान बनेगा। यह द्वितीया क्यों आई? अकथितम च सूत्र से आई, क्योंकि ये द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु के साथ में जो गौण कर्म होगा उसमें भी विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीया होगी। क्या पकाती है? भात, यानी ओदनम ईप्सितम कर्म हो गया, द्वितीया होगी होगी। और पच धातु माता के अनुसार रूप लगा दो, क्या बन जाएगा? पचती। माता तंडुलान ओदनम पचती। ठीक है, हम क्या करते हैं से पर चले जाए सॉरी, से के अनुसार पंचमी लगाने की गलती कर सकते हैं या तृतीय लगाने की गलती कर सकते हैं, नहीं है, क्योंकि द्विकर्मक धातुओं के साथ में जो अकथित कर्म होता है उसमें भी क्या होती है? द्वितीय ही होती है। 25वां, वह वृक्ष से पुष्प चुनती है। वह वृक्ष से पुष्प चुनती है, बताइए। स वृक्षात पुष्पाणि अवचिनोति, स वृक्षेभ्य पुष्पाणि अवचिनोति, स वृक्षम पुष्पाणि अवचिनोति या स वृक्षेण पुष्पाणि अवचिनोति। कौन सा वाक्य जो है वो बिल्कुल ठीक होगा? बताइए जल्दी से। चुनने के लिए ची धातु होती है, और मित्रों ये ची धातु भी कैसी है? द्विकर्मक है। आंसर दो। आप देख रहे हो सर बनाई देंगे, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, जल्दी से आंसर दो। ची धातु द्विकर्मक है। द्विकर्मक का मतलब क्या हुआ? ईप्सित कर्म में भी कौन सी होगी? द्वितीया होगी। और अकथित कर्म में भी कौन सी होगी? द्वितीया होगी। ईप्सित जो इच्छित है, अकथित
जिससे चुना जा रहा है वो अकथित हो गया, दोनों में द्वितीय होगी तो वह को क्या कहोगे, सा। चुनती है बता रहा है कि स्त्रीलिंग है। किससे चुन रही है, वृक्ष से, तो अकथितम च सूत्र, कौन सा सूत्र भैया, अकथितम च सूत्र जो है वो इसमें क्या कराएगा, द्वितीय कराएगा। क्या चुन रही है, पुष्प चुन रही है, इसमें कर्तु रीप्सित तमम कर्म से द्वितीय होगी और क्रिया हो गई आपकी अवचिनोति। देख लीजिए आपका ऑप्शन कहां है, तो सा वृक्षम पुष्पाणि अवचिनोति, आंसर स जो है वो बिल्कुल सही है। आपको अकथितम च सूत्र के जितने उदाहरण होते हैं वो आ गए। दूसरे अधिसिंग स्थासाम कर्म उपान अवध्यांग वस है। प्रयास ये है मित्रों कि हर तरीके के वाक्य आपको आ जाएं, अभ्यास कर लो, यही आगे बढ़ते हैं और नया कुछ नहीं होता है, शुरुआत यहीं से होती है। 26 ऋषि पर्वत पर रहता है, ऋषि पर्वत पर रहता है, बताइए, ऋषि गिरम अनुवस्ति, ऋषि गिरिम अधिवस्ति, ऋषि गिरिम उपवस्ति या सर्वे संति, कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 26 लिखिए, अवसद लिख करके कमेंट कर दो भैया आपका आंसर। अगर आपको याद है सूत्र तो उपान वध्यांग वसह, यानी उप अनु अधि और आंग उपसर्ग के बाद वस धातु आती है तो उसका जो आधार होता है, इस आधार की मित्रों कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। और हम जानते हैं कि जब कर्म संज्ञा होती है तो विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीय होती है। तो देख लो, गिरिम अनुवसति, अनु के साथ वस जोड़ेंगे अनुवसति हो जाएगा, गिरिम अधिवसति और गिरिम उपवस्ति। यहां पर क्या हो गया, अनु प्लस वस हो गया, वस धातु, यहां अधि प्लस वस धातु हो गई, यहां उप प्लस वस धातु हो गई, तो तीनों ही रूप सही है। यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा मित्रों द, सभी विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य भी आते हैं, क्योंकि जहां दो से ज्यादा बन रहे हैं वहां हमेशा ध्यान रखो कि सभी ऑप्शन पर जाना है। 27वां, वह मुझसे रास्ता पूछता है, शानदार वाक्य, जो बनाएगा वास्तव में सिकंदर है भैया, वो जीतेगा, मुझसे लिखवा लो, बनाओ। वह मुझसे रास्ता पूछता है, अनुवाद करो इसका, स माम मार्गम पृच्छति, स मया मार्गम पृच्छति, स मई मार्गम पृच्छति और स अहम मार्गम पृच्छामि। बताओ, सूत्र याद है ना, कौन सा, सब हमें तो सारे ही याद हैं, आप बताओ कौन सा आएगा। अरे पूछने के लिए धातु होती है मित्रों प्रच्छ, और प्रच्छ कैसी धातु है, द्विकर्मक है, और द्विकर्मक धातुओं के लिए आपको सूत्र लिख चुका हूं यार, बार बार तो लिख दिया, फिर लिख लो एक बार, अकथितम च, और अकथितम च सूत्र का मतलब होता है कि जो गौण कर्म है उसमें भी कौन सी होगी, द्वितीय होगी। कौन सी होगी, द्वितीय होगी। तो देख लो, स को वह और द्वितीय में क्या बना हुआ है, माम, मुझसे, विभक्ति कौन सी हो गई, द्वितीय हो गई। मार्ग ईप्सितम कर्म हो गया, इसलिए यहां भी कौन सी हो गई, द्वितीय हो गई, कर्ता के अनुसार क्रिया। स माम मार्गम पृच्छति, वह मुझसे रास्ता पूछता है। अब गलत जिन्होंने किया है ना, वो अपने आप को 2 थप्पड़ लगाओ, हल्के लगाना, जोर से नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, सही आंसर मिल गया, गलत किया था वो अपना लिख भी दिया करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता तो लगे गलत कौन कर रहा है, बाकी तो तुम सारे विद्वान हो, मुझे पता है। 28वां, लोक के ऊपर ऊपर हरि हैं, लोक के ऊपर ऊपर हरि हैं, लोकस्य उपरि उपरि हरि, लोकात उपरि उपरि हरि, लोकेन उपरि उपरि हरि या लोकम उपरि उपरि हरि। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है 28वें में। अब शब्द अपने विकल्प का चयन करें मित्रों जल्दी से। लोकस्य उपरि उपरि हरि, अरे लोक के ऊपर ऊपर हरि हैं तो उपरि उपरि के लिए तो हमारे पास में दे ही रखा है ना, उपरि उपरि कौन है, हरि हैं, ये तो हो ही गया।
लेकिन समस्या तो वही है साहब, जो ये तो पहले से ही दे रखा है। असली तो यह है कि लोकस्य यानी षष्ठी होगी, लोकात में पंचमी होगी, लोकेन तृतीया होगी या द्वितीया होगी। तो बताओ बेटाओ कौन सी होगी? षष्ठी का प्रयोग करोगे, पंचमी का करोगे, तृतीया का करोगे या फिर द्वितीया का करोगे? तो मित्रों ध्यान रखना, धिक, उपरि उपरि, अद्यदि, अधो अधय, इन सभी के साथ में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया होती है। कौन सी होती है? द्वितीया होती है। द्वितीया होगी तो यहां मित्रों लोकम उपरि उपरि हरि, लोकम उपरि उपरि हरि। तो बता दो आंसर कहां है? अरे भैया आंसर ये रहा ना, आंसर द है आपका, लोकम उपरि उपरि हरि। के पर मत जाना, के अनुसार जल्दी से क्या करोगे आप? षष्ठी कर जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, यहां एक चीज बता देना चाहता हूं आपको कि अगर उपरी पद, दो शब्द आपके सामने आ गए, एक तो आ गया उपरी और एक आ गया उपरि उपरि, ये दो शब्द हैं, दोनों अव्यय पद हैं, और दोनों के साथ जो विभक्ति होती है मित्रों वो कौन सी होती है? भिन्न होती है। ध्यान रखना, उपरी के साथ में विभक्ति जो होगी वो होगी षष्ठी, और उपरी उपरी के साथ में जो विभक्ति होगी वो होगी द्वितीया। अलग ही रहते हैं। जैसे मैंने पिछले वाले टेस्ट में बताया था आपको कि अगर समया आता है, एक तो होता है समया, इसका मतलब भी पास है, और एक होता है समीप, इसका मतलब भी क्या होता है? पास है। लेकिन दोनों के साथ में विभक्ति बदल जाती है भैया। समया के साथ में तो होगी कौन सी? द्वितीया, और समीपम के साथ में होगी षष्ठी। तो जो अव्यय पद दिया हुआ है उसके साथ वही विभक्ति प्रयुक्त होगी। एक दूसरे को मिला मत देना, घाल मेल जो मत कर देना, नहीं तो फिर कहोगे गुरुजी ऊपरी ऊपरी और ऊपरी सब एक जैसे हो गए, हमारे तो समझ में नहीं आया क्या हुआ था। ऊपरी के साथ में षष्ठी और ऊपरी ऊपरी के साथ में द्वितीय। अगर यहां ऊपर प्रयुक्त होता हम ऊपरी लगाते और ऊपरी लगाते तो फिर एक तरीके से वाक्य यूं भी बन जाता फिर लोकस्य ऊपरी हरि। तो ऊपरी के साथ में फिर यहां कौन सी हो जाती? फिर यहां पर विभक्ति जो है वो षष्ठी हो जाती। कौन सी हो जाती? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाता। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है? अच्छी चीजों का स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। बालक घोड़े पर चढ़ता है, बालक घोड़े पर चढ़ता है, अनुवाद बताइए। अ ब श द, बालक है अश्वम आरोहति, बालक है अश्वे आरोहति, बालक है अश्विन आरोहति, और अ और ब दोनों। लास्ट वाला ऑप्शन ध्यान दे लेना। 30 का तड़का में द्वितीय विभक्ति के 30 क्वेश्चंस का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन आपने देखे थे, दूसरे पार्ट में 15 और आ गए। तो बताओ भैया कौन सा होगा? बालक घोड़े पर चढ़ता है। मित्रों चढ़ने के लिए हमारे पास यहां है आंग उपसर्ग प्लस रूह धातु, जिसके रूप चलते हैं आरोहति, आरोहत है, आरोहंती, और जिस इसके साथ में जो विभक्ति प्रयुक्त होगी वो कौन सी होगी? द्वितीय होगी। गत्यर्थक धातुओं के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसकी होती है? द्वितीय का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा बालकः अश्वम आरोहति। जैसे एक वाक्य होता है मैं विद्यालय में जाता हूं, हम या एक वाक्य ले लेते हैं यहां पर कि हमने कहा वह मंदिर में जाता है। अब जब हम इस वाक्य का अनुवाद करेंगे तो वह को तो कहेंगे सह, लेकिन यहां आ रहा है मैं। तो मैं के अनुसार कई बार हम ये सोचते हैं कि जैसे बालक बगीचे में जाते हैं, ठीक है? तो जाना गत्यर्थक क्रिया है। जाना जो है वो कैसी है? गत्यर्थक है, गति अर्थ वाली है, क्योंकि यहां पर कौन सी धातु हो रखी है? यहां पर धातु है गम। तो इस स्थिति में जो विभक्ति होगी वो विभक्ति होती है कौन सी? द्वितीय। मैं पर मत चले जाना, जहां जाया जा रहा है उसमें द्वितीय होगी। तो मंदिर रे नहीं होगा, मंदिरम होगा, और क्रिया जो बनेगी वो क्या बनेगी? गच्छति बनेगी। तो इसी तरीके से यहां भी पर को देख करके आप गलती कर सकते हो, सप्तमी लगाने की नहीं लगेगी। गत्यर्थक धातुओं के साथ में द्वितीय विभक्ति ही
होती है। लास्ट 30 का दरगाह, अंतिम क्वेश्चन, सही करोगे ना? तो जल्दी से सही अनुवाद कर दो। सैनिक चोर के पीछे दौड़ते हैं, सैनिका चोरस्य प्रति धावन्ति, सैनिका चोरस्य अनुधावन्ति, सैनिका चोरेण अनुधावन्ति और सैनिका चोरम अनुधावन्ति। बहुत शानदार वाक्य है, कड़ी परीक्षा लेगा आप लोगों की। जल्दी से बताओ भैया कौन सा वाक्य है जो वो सही होगा। देखो प्रति, पहले वाक्य पर बात करता हूं। आंसर आप दे ही चुके हैं अपने अपने, कमेंट कर दिया आपने, जो रह रहे वो कर दो जल्दी से। 30 नंबर डालो और अब असद लिख के कमेंट कर दो भैया कौन सा आंसर सही है। टेस्ट में जो किया वही करना, ठीक है। देखिए प्रति, हमने पढ़ा था कि अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति, इन सभी शब्दों के साथ द्वितीय होती है, लेकिन यहां कौन सी आ रही है? षष्ठी आ रही है। षष्ठी आ रही है तो ये वाक्य संभव नहीं है। अब आ गया, षष्ठी नहीं आएगी तो फिर अब अनुदावंती क्रिया आ गया, यानी हमारे पास जो धातु है वो क्या हो गई? अनु प्लस धाव। और अनु प्लस धाव को जब क्रिया के रूप में लेंगे तो इसके साथ में जो विभक्ति आएगी वो जिसके पीछे दौड़ा जा रहा है उसमें जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी? द्वितीय होगी। अनु उपसर्ग जुड़ गया इसलिए विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय होगी। और द्वितीय होगी तो फिर बनेगा, दौड़ते हैं सैनिक बहुवचन है तो क्या बनेगा? सैनिका। किसके पीछे? चोर के पीछे, तो क पर नहीं जाना है क्योंकि अनु प्लस धाव की क्रिया दी रही है, दे रखी है, इसलिए क्या हो जाएगा? चौरम। अनु का मतलब पीछे होता है ना, अनुदावंती। या तो पश्चात लगाते, आप पश्चात लगाते तो षष्ठी आ जाती, चौरस से पश्चात धावंती होता, फिर अनुदावंती नहीं होता, चौरस से पश्चात धावंती। लेकिन यहां अनुदावंती क्रिया आ गई इसलिए सैनिका चौरम अनुदावंती। तो जो सही वाक्य है, सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है मित्रों द। जितने तरीके के द्वितीय विभक्ति के वाक्य आपकी परीक्षा में हो सकते हैं वो सारे आ चुके हैं। अब क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मैंने सैनिकों को चोर के पीछे दौड़ाया है, वो कुत्ते को मोर के पीछे दौड़ा देगा और कुछ नहीं कर सकता। वाक्य यही रहेंगे। आपको इसी तरीके के वाक्यों के अनुवाद कर लेने हैं। हमने बंदर को पेड़ पे चढ़ाया, आप बालक को वृक्ष पे चढ़ा दीजिए, बालक को खाट पे चढ़ा दीजिए, बालक को छत पे चढ़ा दीजिए, लेकिन अभ्यास करिए। आपने कहा सैनिक चोर के पीछे दौड़ते हैं, आप कहिए राम मोहन के पीछे दौड़ता है। तो वाक्य बनाओ तो सही अपने हाथों से। अरे भैया इन कर कमलों को तकलीफ दो थोड़ी सी, तब जाकर के समझ में आएगा, अपने मरे स्वर्ग दिखता है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ आज के इन 15 क्वेश्चन और पिछले टेस्ट के 15 क्वेश्चन को मिलाकर कौन सा टेस्ट? अनुवाद प्रकरण का जो पहला टेस्ट था द्वितीय विभक्ति का, उन दोनों को मिलाकर के जल्दी से बता दो कितने आंसर्स यानी कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, 30 में से कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं, कितने सही हैं, कमेंट करो फटाफट। अगली क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक ध्यान रखना अभ्यास करते रहना। द्वितीय विभक्ति के सारे वाक्य आ चुके हैं, अगली क्लास में तृतीय विभक्ति लेकर के आऊंगा। प्रत्येक सूत्र के अधिकतम वाक्य जिस जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो डेफिनेट आपके लिए लेकर के आऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ चलते रहो, जीत आपकी तय है। ईमानदारी से मेहनत करते रहना, भरोसा रखना और अभ्यास करते रहना। धन्यवाद।